हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगातार में बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए एक वर्गीकरण के द्वारा आपको क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण याद करा देता हूँ। क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म जिसके सूंघने पर निश्चेतना उत्पन्न होती है, यानी कि इसका उपयोग हम शल्य चिकित्सा में करते हैं और ये वायु के संपर्क में आकर बहुत विषैली गैस फाजिल भी बना देती है। इसलिए क्लोरोफॉर्म को अधिक मात्रा में सूंघने पर मृत्यु तक हो जाती है। आइए क्लोरोफॉर्म को समझते हैं, उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं। बहुत इजी वे में मैं आपको समझाने जा रहा हूं एक वर्गीकरण के द्वारा। तो आइए एक वर्गीकरण बना देता हूं, समझिए। चलिए देखते हैं क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों को। चलिए क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, इस वर्गीकरण को आपको थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेना है और जहां यह वर्गीकरण आपके दिमाग में बैठा, रिएक्शन तुरंत बनानी आ जाएगी। आइए सबसे पहले देखते हैं कौन सी अभिक्रिया आपको पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले आप इसमें पढ़ेंगे ऑक्सीकरण, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण। और क्लोरोफॉर्म का जो ऑक्सीकरण करते हैं वो वायु प्लस प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। और वायु और प्रकाश की उपस्थिति में करने पर अभी मैंने बताया आपको फास्जीन गैस बनती है, जो कि बहुत विषैली गैस होती है और इसका अनुसूत्र होता है COCl2। ये फास्जीन गैस होती है और बहुत विषैली गैस होती है। इसके बाद आप इसके अंदर पढ़ेंगे अपचयन, क्लोरोफॉर्म का अपचयन। अब आप समझिए, क्लोरोफॉर्म का जो अपचयन होता है वो दो तरीके से होता है। बस इस वर्गीकरण को आप दिमाग में बिठाते रहना और तुरंत आपके क्वेश्चन हल होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपचयन कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म का Zn प्लस जल की उपस्थिति में, तो मैथेन गैस प्राप्त होती है। ये याद रखना, क्या बनती है? मैथेन गैस, जिसका अनुसूत्र होता है CH4। ये अनुसूत्र आपके दिमाग में रहने चाहिए क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में इनका इस्तेमाल होना है। इसके बाद अगर आप अपचयन कर रहे हैं Zn प्लस HCl की उपस्थिति में, तो फिर आपको प्राप्त होती है मैथिलीन डाइक्लोराइड, और इसका अनुसूत्र होता है CH2Cl2। यह होता है मैथिलीन डाइक्लोराइड। इसके बाद अगर आप कर रहे हैं अपचयन के बाद अगर आप इसकी क्रिया कराते हैं सिल्वर चूर्ण से, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अगर सिल्वर चूर्ण से आप अभिक्रिया कराने जा रहे हैं क्लोरोफॉर्म की, तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट एसिटिलीन प्राप्त होती है। एसिटिलीन प्राप्त होती है, जिसे हम कहते हैं C2H2। ये एसिटिलीन प्राप्त होती है। और अगर आप करने क्रिया पूछे आपसे, अगर आपसे क्रिया पूछे नाइट्रिक अम्ल की, नाइट्रिक अम्ल से, तो इससे प्राप्त होता है क्लोरोपिक्रिन प्राप्त होता है। और यह एक विस्फोटक पदार्थ होता है। क्लोरोपिक्रिन एक विस्फोटक पदार्थ होता है, इसलिए आइए इसका उपयोग औषधि में भी किया जाता है। इसके बाद क्लोरोपिक्रिन के बाद अगर आपसे अभिक्रिया पूछे एसीटोन, अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया
एसीटोन से कराई जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, लगातार बोर्ड में पूछी जाती है। एसीटोन से पूछे तो क्लोरीटोन बनता है, क्लोरीटोन। इनकी अभिक्रिया में करके दिखाऊंगा, फार्मूला मैं अभी बताऊंगा इन दोनों के भी, इसी रिएक्शन में करके बताऊंगा, तो वहां नोट कर लेना इसको। इसके बाद अगर क्रिया आपसे पूछी जाए, अगर क्रिया आपसे पूछी जाए एनिलीन से, एनिलीन, और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, ये नाम से भी आती है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इस नाम से भी ये जानी जाती है। और आइसोसाइनाइड परीक्षण भी इसी से होता है। जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एनिलीन से कराते हैं तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है? फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड ये बनता है। और एक खास बात और इसकी, फेनिल आइसोसाइनाइड तो बनेगा, इसमें से एक तीव्र गंध सी आती है, जिससे कि क्लोरोफॉर्म का परीक्षण इसी अभिक्रिया के द्वारा होता है। क्लोरोफॉर्म का परीक्षण करने की ये एक विधि भी है और कार्बिल एमीन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है जिसमें कि बहुत तीव्र गंध होती है, इसीलिए यह अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और लास्ट अभिक्रिया, एक लास्ट अभिक्रिया ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड में पूछी जाती है लगातार आपसे, ये है अगर फिनोल से आए, फिनोल, और फिनोल से जब अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म की पूछी जाती है तो इस अभिक्रिया को हम राइमर टीमर अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, नाम से भी पूछी जाती है। ये दोनों अभिक्रिया नाम से भी आती है। राइमर टाइमर अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, या राइमर टाइमर अभिक्रिया क्या होती है। तो जब ये अभिक्रिया आती है आपको नाम पता होना चाहिए, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड ये बनता है। तो ये हुआ क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों का पूरा वर्गीकरण। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों का पूरा वर्गीकरण आपके सामने है। इस वर्गीकरण को आप नोट करिए और इन्हीं वर्गीकरण के द्वारा मैं सारे रिएक्शनों को आपको तुरंत बनानी सिखा देता हूं। तो ये वर्गीकरण आप नोट कर लीजिए, फिर मैं रिएक्शन एक एक करके आपको समझा देता हूं। बस आपको ये वर्गीकरण याद करना है। केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाती है अगर आपको उसके वर्गीकरण को आपने अच्छे से समझा हुआ है। तो मैं अपनी हर वीडियो में वर्गीकरण के द्वारा ही केमिस्ट्री को पढ़ाता हूं, तो आप मेरे साथ इस वर्गीकरण के द्वारा जुड़े रहिए। आपको ये पता होना चाहिए, रिएक्शन तो तुरंत बनती है। आइए मैं समझा देता हूं अब रिएक्शन बनाना। तो सबसे पहले इन रिएक्शनों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। देखिए सबसे पहला आती है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। इसको समझिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती क्या है। आइए मैं आपको समझा देता हूं ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में। वायु और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे कार्बोनेट क्लोराइड फास्जीन गैस में ऑक्सीकरण होता है। यह बहुत विषैली गैस है, यानी कि इसका जो सामान्य नाम होता है कार्बोनेट क्लोराइड भी हम इसको कहते हैं, कार्बोनेट क्लोराइड। फास्जीन का दूसरा नाम कार्बोनेट क्लोराइड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप इसके नोट्स बनाते चलिए, तुरंत आपको केमिस्ट्री समझ में आने शुरू हो जाएगी। आइए मैं बना के दिखा देता हूं आपको। देखिए इस अभिक्रिया को, CHCl3 ये हुआ क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र। इसकी क्रिया जब हम वायु से कराते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, तो अभी मैंने बताया फास्जीन गैस बनते हैं। इसका फार्मूला CCOCl2, जिसको कि कार्बोनेट क्लोराइड भी कहते हैं। कार्बोनेट कार्बोनिल है ये, कार्बोनिल, कार्बोनेट की जगह आप कार्बोनिल, कार्बोनिल क्लोराइड प्राप्त होता है। और प्लस साथ के साथ देखिए H है और Cl है, तो HCl का अणु भी बाहर होता है। अब आप इसको संतुलित करिए। हाँ संतुलित है। तो ये बनी फास्जीन गैस और HCl। नहीं संतुलित नहीं है, ऑक्सीजन के यहां दो अणु हैं, तो यहां ऑक्सीजन का एक है, तो इसके आगे दो लगाइए ऑक्सीजन के संतुलित करने के लिए।
तो जैसे ही 2 लगाया तो कार्बन के भी कितने अणु हो गए? 2। तो कार्बन के भी आप आगे 2 लगा दीजिए। क्लोरीन के कितने हो गए? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 लगा दीजिए। तो इस तरीके से यह अभिक्रिया पूरी हो जाती है। बस संतुलित करने की कोई टेंशन ना लीजिएगा, बस आपको पहले तो मेन पता होना चाहिए बन क्या रहा है। फाजिन गैस बनते हैं जो कि एक बहुत विषैली गैस होती है, ठीक है ना। इसको सूंघने से मृत्यु तक हो जाती है, इसलिए क्लोरोफॉर्म को कभी भी वायु में खुला नहीं रखते, क्योंकि ये वायु से क्रिया कर जाती है। दूसरी अभिक्रिया मैंने आपको बताया अपचयन अभिक्रिया। अब आप अपचयन अभिक्रिया समझिए। मैंने अभी वर्गीकरण में आपको बताया था कि अगर क्लोरोफॉर्म के जिंक और जल, देखिए क्या लिखा, जिंक और जल, वर्गीकरण में मैंने यही बताया था, जिंक और जल से क्रिया करने पर कौन सी गैस बनती है? मीथेन गैस बनती है, मीथेन गैस बनती है। ये मैंने इसलिए लिखा था कि आप अपने नोट्स बना सके। आइए मैं ये अभिक्रिया भी करके दिखा देता हूं। CHCl3, क्योंकि हम क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र सबको पता हो, और इसकी क्रिया किससे कर अपचयन करते हैं। देखिए अपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है नवजोत ऑक्सीजन का जुड़ना, नवजोत हाइड्रोजन का, सॉरी, ये नवजोत हाइड्रोजन जुड़, और बनती कहां से है? ये Zn प्लस जल की उपस्थिति में जो नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो क्रिया करती है क्लोरोफॉर्म से, और क्लोरोफॉर्म से क्रिया करने पे मैथेन गैस बनती है। आपको मैथेन गैस का अनुसूत्र पता हो, CH4, ये होती है मैथेन गैस, और साथ के साथ H है और Cl है तो HCl भी बनेगी। अब आप इसको संतुलित करिए। संतुलित करने के लिए देखते हैं, Cl के यहाँ 3 है और हाँ H के देखिए 1 और 1 2, तो Cl को जैसे हम संतुलित करेंगे तो संतुलित करने के लिए हम क्या कहते हैं, ये देखिए अगर मैं यहाँ 2 लगा देता हूं, मैं यहां जैसे ही 2 लगाऊंगा 3 दूनी 6, तो यहां हाइड्रोजन के 6 अणु आ जाएंगे, क्योंकि 4 हाइड्रोजन, देखिए 1 और 1 2 ही थे ना, तो हाइड्रोजन के संतुलित करने के लिए हम 4, 1 मिनट संतुलित कर देते हैं, 1 मिनट। देखिए हाइड्रोजन को देखिए, एक ही थी हाइड्रोजन इधर, एक यहाँ थी 2, तो 4 तो पहले आ चुके, तो यहाँ 3 लगाइए क्योंकि क्लोरीन के 3 है, तो 4 और 3 7, हाइड्रोजन के 7 हो गए, तो 6 और 1 7, ये संतुलित हो गई। इस तरीके से ये आपने सीखी मैथेन बनती है। ये आपको हमेशा याद रखना है, अगर क्लोरोफॉर्म का अपचयन करते हैं Zn और जल की उपस्थिति में तो मीथेन गैस प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम अपचयन करते हैं दूसरा एथेनॉल विलयन की उपस्थिति में जिंक और हाइड्रोजन से, अब देखिए कैसे होती है। ये क्लोरोफॉर्म लिया, इसका अपचयन का मतलब है नवजात हाइड्रोजन का जुड़ना, और ये किसकी उपस्थिति में हो रही है? Zn प्लस HCl की उपस्थिति में जो नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होती है, और एथेनोइक अम्ल होने की उपस्थिति में, देखिए एथेनोइक विलयन में ये रिएक्शन होती है, एथेनोइक विलयन में, तो ये नवजात हाइड्रोजन जब इससे जुड़ती है, देखो ये बन जाएगा CH2Cl2, ये हाइड्रोजन नवजात हाइड्रोजन यहां आ जाएगी तो हो जाएगा CH2Cl2। यही होती है मैथिलीन डाइक्लोराइड। मैथिलीन डाइक्लोराइड का अनुसूत्र जरूर याद रखना है, आप एक कॉपी बना लीजिए, उन कॉपी में अलग अनुसूत्र को लिखते चलिए, एक बार पहले अनुसूत्र दोहराइए, और जब वो वर्गीकरण आपके दिमाग में बैठेगा इस रिएक्शन की प्रैक्टिस करिए, तुरंत आप पे रिएक्शन बनानी भी आ जाएगी। प्लस HCl इसके साथ बने ही बनेगा, HCl भी बनेगा। तो देखिए हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 और 1 3, इधर है 1, तो यहाँ 2 अणु हो जाएंगे हाइड्रोजन के संतुलित करने के लिए। इस तरीके से ये अभिक्रिया भी आपके समझ में आई होगी। आइए अब आगे रिएक्शन में चलते हैं सिल्वर चूर्ण के साथ। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया। जब आप सिल्वर क्लोरोफॉर्म, ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप नोट्स बनाते चले, क्लोरोफॉर्म की जब अभिक्रिया आप सिल्वर चूर्ण से कराते हैं तो एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है, जैसे कि मैंने आपको वर्गीकरण में बताया था अभी। चलिए देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म CHCl3, सिल्वर चूर्ण होता है Ag, इसके साथ जैसे ही आप क्रिया कराओगे तो एसिटिलीन गैस CH, एसिटिलीन का मतलब 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आना, इसे ही कहते हैं एसिटिलीन गैस। ये C2H2 भी इसको बोलते हैं, देखो
H2, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एसिटिलीन गैस बनती है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, ये आप दिमाग में बिठा लीजिए। जब भी क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर चूर्ण में कराते हैं तो एसिटिलीन गैस बनती है और साथ के साथ Ag है, Cl है, AgCl के अणु भी प्राप्त होते हैं, AgCl के अणु भी प्राप्त होते हैं। अब संतुलित, आप कार्बन देखिए, कार्बन के यहाँ 2 अणु हैं और यहाँ कार्बन एक ही है, तो हमें संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगाने पड़ेंगे कार्बन के। जैसे ही 2 लगाए, 3 दूनी 6, Cl के 6 हो गए, तो Cl के यहाँ 1 है तो 6 कर देंगे। जैसे ही मैंने यहाँ Cl के अणु संतुलित के, Ag के भी 6 हो गए, तो इसलिए हम Ag के भी संतुलित करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएंगे। इस तरीके से ये रिएक्शन बन जाती है सिल्वर चूर्ण के साथ क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया। आशा करता हूं कि ये अभिक्रिया भी आपकी समझ में आई होगी। अब देखिए, सिल्वर चूर्ण के साथ समझ में आ गई, तो आगे देखिए नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। नाइट्रिक अम्ल, जो कि ज्यादातर ये नाइट्रिक अम्ल विस्फोटक पदार्थ बनाने में उपयोग किया जाता है, तो अगर इसकी भी क्रिया हम क्लोरोफॉर्म की सांद्र, ये सांद्र है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराने पर क्या बनता है? क्लोरोपिक्रिन बनता है। क्लोरोपिक्रिन का आपको फार्मूला अलग ही लिख लेना है, मैं रिएक्शन में बना के दिखाता हूं आपको क्लोरोपिक्रिन कहते किसको है और इसका फार्मूला क्या होता है। आइए, और इसे कहते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्लोरोपिक्रिन का दूसरा नाम होता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, और इसका उपयोग कीटनाशक में, किस में होता है इसका उपयोग? क्लोरोपिक्रिन का कीटनाशक में और युद्ध गैस में भी, क्योंकि ये एक विषैली गैस होती है इसलिए इसका उपयोग युद्ध गैस में भी किया जाता है। ठीक है ना। आइए अब देख लेते हैं इस रिएक्शन को। देखिए क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसकी क्रिया जब आप HNO3 से कराएंगे, HNO3 से जब आप कराते हैं तो देखिए C, ये देखिए ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगी, CCl3 हाइड्रोजन यहां से निकल गई और NO2, CCl3 NO2, यही होता है क्लोरोपिक्रिन। इस फार्मूले को आप लिख लीजिए कहीं भी। और दूसरी बात, इसका दूसरा नाम नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी होता है। साथ के साथ एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन ये और एक ऑक्सीजन, तो जल भी बनेगा। इस तरीके से ये क्लोरोपिक्रिन प्राप्त करने की एक अभिक्रिया होती है। आपको हमेशा याद रखना है, जब भी HNO3 के साथ क्लोरोफॉर्म की क्रिया पूछे, सांद्र HNO3 के साथ, तो याद रखना है क्लोरोपिक्रिन बनता है। क्लोरोपिक्रिन का फार्मूला आप कहीं नोट करके रखिए। जो भी ये ऐसे फार्मूले आ रहे हैं जिनका आपको नहीं पता, एक अलग कॉपी पे लिखते चलिए। उन फार्मूलों को एक बार दोहराइए, फिर वर्गीकरण को दोहराइए, फिर रिएक्शन को समझिए। तुरंत केमिस्ट्री बहुत इजी वे में आपकी समझ में आएगी। अब देखिए नेक्स्ट अभिक्रिया, एसीटोन से अभिक्रिया। एसीटोन, ये लगातार बोर्ड में पूछी जाने वाली अभिक्रिया होती है। आप इसको, एसीटोन भी आपके कोर्स में है, एसीटोन में भी जाके पढ़ेंगे और यहाँ भी पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म में। तो चाहे क्लोरोफॉर्म में लर्न कर लीजिए, चाहे एसीटोन की, एसीटोन वाले चैप्टर में जाके लर्न कर लीजिए। 2 जगह ये रिएक्शन आपकी आएगी। आइए एसीटोन से भी आप समझ लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया था एसीटोन से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में करते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करके क्लोरीटोन, क्लोरीटोन का जब मैं रिएक्शन में अभी इसका फार्मूला लिखूंगा, इसको भी लिख लीजिए। ये जानना बहुत जरूरी है कि बनता क्या है। आप बता तो सकते हैं वर्गीकरण, जो मैंने वर्गीकरण बनाया उससे बता तो सकते हैं, लेकिन फार्मूले भी तो पता हो। रिएक्शन करने के लिए सबसे पहले फार्मूले का अनुसूत्र आपको पता हो, और जो मैं इसका अनुसूत्र लिखूंगा उसको आप अलग पेज पे नोट करते चलिए। केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आपको। अब आप समझिए, और इसका उपयोग काहे में करते हैं? औषधि में करते हैं। ये नोट्स बनाते चलिए। अब आप समझिए, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म, इसकी जैसे ही अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में लेना है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। और ये कैसा होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है अल्कोहलिक होता है। देखिए 2 तरीके के पोटेशियम, जलीय और अल्कोहलिक। तो ये अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में होता है। और किससे क्रिया कराते हैं? इसकी क्रिया कराते हैं, देखिए एसीटोन। एसीटोन को मेरी तरीके से लिखिए। अगर आपने एसीटोन को अलग तरीके से लिख दिया
तो रिएक्शन समझने में गड़बड़ हो जाएगी। एसीटोन को जब भी आप इस अभिक्रिया को लिखें, ऐसे लिखें एसीटोन को। ये कार्बोनिल रूप में आप अलग से दिखाएं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं। अब देखिए ये जो अभिक्रिया हो जाती है, अब आप यहां समझिए CH3 C, ये जो डबल बॉन्ड O है, यहां से एक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन जो O के साथ आ जाएगा और बन जाएगा OH, और ऐसा क्या ऐसे ही CH3, और ये नीचे आ जाएगा। देखो ये क्लोरोफॉर्म पूरा का पूरा जुड़ेगा और क्या बचा यहाँ CCl3। यही होता है क्लोरीटोन, इसे ही हम कहते हैं क्लोरीटोन। अब क्लोरीटोन को फिर समझिए, ये जो एसीटोन थी, ये जो हाइड्रोजन था क्लोरोफॉर्म का, जो O के साथ आ जाएगा तो OH हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा क्योंकि OH आगे जुड़ गया H। और ये क्या बचा यहाँ से, जब हाइड्रोजन निकल गया CCl3, तो एक तरफ CCl3 जुड़ जाएगा। डबल बॉन्ड का मतलब है एक तरफ ये बॉन्ड नीचे आ गया एक, तो एक तरफ तो जुड़ गया CCl3, एक तरफ हाइड्रोजन, इसे ही कहते हैं हम। इसीलिए मैंने कहा था एसीटोन को ऐसे लिखिए, कार्बोनिल रूप में लिखिए, तभी तो आपकी रिएक्शन समझ में आएगी। बस रटना नहीं है आपको, बस समझना है। और प्लस अब आप देखिए दूसरा क्या बनेगा इसके साथ, K है और Cl है तो KCl बनेगा। K है और Cl है तो KCl बनेगा। अब OH भी है इसके साथ और हाइड्रोजन भी हो तो जल भी बनता है, ये जल भी बनता है। आइए संतुलित करके देख लेते हैं संतुलित कैसे होनी है। अब देख लेते हैं किसके हम अणु संतुलित करें। KCl और जल H2O। तो देखिए जब संतुलित हम इसके करेंगे तो आप यहां देखिए, जैसे ही हम यहां 2 करेंगे, क्योंकि 2 बार Cl बन रहा, 2 करेंगे ना तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। 3 तो क्लोरीन के यहाँ आएंगे, 3 यहाँ आ जाएंगे, 3 KCl, तो ये हो जाएगा 3, तो 3 यहाँ लगाने पड़ेंगे के के लिए। 3 KCl हाइड्रोजन देखिए अब कितनी होगी हाइड्रोजन, 3 3 2 5, और इधर हाइड्रोजन क्या है यहां देख के, हाँ OH O 3 O 2, यहां भी 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन देखिए 3 O के ये रे, 1 O के हो रहा 4 है ना, तो 3 O तो ये रे और 1 O ये रहा 4, तो ये अभिक्रिया हो जाती है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया थी, आपकी समझ में आई होगी। बस संतुलित करने के आप टेंशन ना लीजिए, आप पहले ये देखिए मेन क्या चीज बन रही है। बहुविकल्प में भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है ये, तो ये फार्मूला आप लिख लीजिए। अब एसीटोन के बाद हम चलते हैं कार्बल एमीन अभिक्रिया पर। देखिए कार्बिल, इसको ऐसे लिख लीजिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है जो कि नाम से भी पूछी जाती है। आप बिल्कुल ना घबराए, रिएक्शन समझते रहे, बस ये आपको पता होना चाहिए कि एनिलीन का फार्मूला क्या है, क्योंकि ये अभिक्रिया होती है एनिलीन से। अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एनिलीन से कराते हैं और किसकी उपस्थिति में, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराई जाती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। फेनिल आइसोसाइनाइड मैंने पहले ही बताया था, इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म के परीक्षण में होता है। यह अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के परीक्षण किया क्योंकि इसमें एक बहुत ज्यादा दुर्गंध से आती है, ठीक है ना, तो इससे पहचान हो जाती है क्लोरोफॉर्म की। देखो दुर्गंध आती है, मैंने बताया था ना, जिससे बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है। आइए इस रिएक्शन को भी सीखते हैं। देखिए एनिलीन, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर आप NH2 को जोड़ देंगे तो इसे ही कहते हैं एनिलीन, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5। फेनिल ये भी होता है, चाहे ऐसे और NH2, दोनों तरीके से आप रिएक्शन कर सकते हैं, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। अब इसकी क्रिया किसकी उपस्थिति में कराई जाती है, फेनिल आइसोसाइनाइड यानी कि एल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कैसा होता है, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराते हैं, और किसके अभिक्रिया हो रही है, CHCl3। ये ही है कार्बन एमीन अभिक्रिया।
आपको याद रखना है, कभी भी बोर्ड में आपसे पूछे कार्बन एमीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म की और एनिलीन की अभिक्रिया ही कार्बन एमीन अभिक्रिया कहलाती है। आइए बना देते हैं, देखिए कैसे बनती है। अब ये जैसे ये करेंगे तो ये जो एनिलीन ग्रुप होता है, एनिलीन ग्रुप होता है ये NC आइसोसाइनाइड में बन जाता है। देखिए NC लिखा मिले तो आइसोसाइनाइड और CN लिखा मिले तो साइनाइड। याद रखना, NC बना तो आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसको, और CN होता है तो साइनाइड कहते हैं। तो लेकिन इसमें आइसोसाइनाइड बनता है प्लस प्लस K है और Cl है तो KCl बनेगा। K है Cl है तो KCl भी बनेगा, और साथ के साथ H है OH है तो जल भी बने ही बनेगा। ये होती है ये अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं कार्बन एमीन अभिक्रिया। अब आप ये समझिए, इसको संतुलित करिए। Cl के यहाँ 3 अणु है और यहाँ 1 है तो 3 लगा दीजिए यहाँ, तो Cl के संतुलित हो जाए। जैसे ही हमने यहाँ 3 लगाए तो K के भी 3 हो गए, तो K के भी संतुलित करने के लिए यहाँ 3 लगाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, अब हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ हाइड्रोजन कितनी है, 2 और 3 5 और 1 6। हाइड्रोजन के 6 अणु हैं और इधर कितना है 2, तो 3 कर दीजिए, 3 दूनी 6। अब ये आपकी संतुलित समीकरण हुई। इसे ही कहते हैं, इसे ये आइसोसाइनाइड परीक्षण होता है क्लोरोफॉर्म का, और इस अभिक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया नाम से भी पूछी जाती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको लर्न करिए। मैं बहुत ही इजी वे में अच्छे से आपको समझा रहा हूं, आप बस तुरंत समझते रहिए। और जो अनुसूत्र आपको नहीं पता, या इस अभिक्रिया को ऐसे भी करके दिखा सकते हैं, प्लस ऐसे 3KOH प्लस CHCl3, और इसे लिख सकते हैं पूरे को नीचे को C6H5 फेनिल ग्रुप, और NC इस पे जुड़ा हुआ है, प्लस 3KCl और प्लस 3 जल के अणु। चाहे तो आप ऐसे कर दीजिए समीकरण को, चाहे इस तरीके से कर दीजिए, दोनों ही ठीक है। ठीक है, ये हुई कार्बन एमीन अभिक्रिया। अब रीमर टीमैन अभिक्रिया को देखिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है। रीमर टीमैन अभिक्रिया नाम से बहुत ज्यादा पूछी जाती है। जैसे ही आपसे रीमर टीमैन अभिक्रिया पूछे तो आपके दिमाग में सिर्फ 2 तत्व होने चाहिए, क्लोरोफॉर्म की फिनोल से। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किससे होती है, फिनोल से, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में होती है। वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में थी, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। आइए इस अभिक्रिया को भी करके देख लेते हैं। सैलिसिलिक एल्डिहाइड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके रखिए, तुरंत आपके समझ में आएगी। अब आप यहां समझिए, ये हुआ फिनोल, ये फिनोल का अनुसूत्र होता है, या इसको जैसे उसको ये वाला ग्रुप नीचे फेनिल होता है जिसे हम C6H5 और ऊपर OH ग्रुप है, ऐसे भी लिख सकते हैं फिनोल को। इसकी क्रिया जब क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, CCl3 क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, और किसकी उपस्थिति में कराते हैं, NaOH, NaOH की उपस्थिति में कराते हैं। तो देखिए जो मेन होता है, ये याद रखिए, बस आप इसको याद रखिए, ये क्या बन जाएगा, ONa ग्रुप यहां जुड़ जाएगा और प्लस ये CHO ग्रुप में बदल जाएगा। ये माध्यमिक बनता है, और साथ के साथ NaCl निकल जाएंगे, क्योंकि NaCl एक Na ये रहा और Cl के 3 ये रहे, तो 3 NaCl के अणु निकल जाएंगे क्लोरीन के संतुलित करने के लिए, और साथ के साथ 3 ही अणु जल के निकलेंगे जब संतुलित करेंगे। तो Na के 4 हो गए, 3 और 1 4, तो 4NaOH हो जाएगा। तो ये माध्यमिक बना। इसकी क्रिया दोबारा ही जैसे आप HCl से करेंगे, HCl से करेंगे। अब आप ये देखिए, HCl से जैसे ही करी तो अब आप ये देखिए NaCl को यहां से लेके बाहर हो जाएगा, NaCl से इसके साथ बाहर हो जाएगा, और अब आप देखिए क्या रह गया, ये जो हाइड्रोजन का अणु है ये ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। तो क्या बने हैं, ये देखिए OH, तो OH हो जाएगा, NaCl तो बाहर हो गया। इसी तरीके से आप एग्जाम में दिखा सकते हैं, और यहां ग्रुप ये CHO है, इसी के हुई कहते हैं हम सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक
एल्डिहाइड। और यो OH ऑर्थो पोजीशन पे है, देखो ऑर्थो, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं ऑर्थो हाइड्रॉक्सी। OH को कहते हैं हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी। ये आप IUPAC नाम में जानेंगे कि मैं ये नाम कैसे लिख रहा हूं कि अगर दो क्रियात्मक समूह एक साथ आ जाते हैं तो एक का पूर्व लगन लिखा जाता है, एक का अनुलग्न लिखा जाता है। तो पूर्व लगन वरीयता क्रम के अनुसार CHO ऊपर होता है और OH नीचे होता है। तो जो ऊपर होता है उसका अनुलग्न लिखते हैं, जो नीचे होता है उसका पूर्व लगन लिखते हैं। तो OH नीचे होता है इसलिए इसका पूर्व लगन, और ये पोजीशन होती है बेंजीन पे ऑर्थो, तो ऑर्थो हाइड्रॉक्सी। और ये क्या हुआ पूरा का पूरा था तो बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। इस सूत्र को कहीं लिख लीजिए, ये बनता है। यही अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया मैंने आपको समझाई है? रीमर टीमैन अभिक्रिया। और इस तरीके से आप एग्जाम में करके आ सकते हैं, यही कहलाती है रीमर टीमैन अभिक्रिया। और इसका दूसरा नाम सैलिसिलिक एल्डिहाइड भी होता है, इसको हम सैलिसिलिक एल्डिहाइड भी कहते हैं। इस तरीके से आपने क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों को बहुत अच्छे से जाना। तो आपको जब भी कोई भी आप केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो भी रिएक्शन में फार्मूले आते हैं एक कॉपी में उनके नोट करिए। जब आप उसको बार बार दोहराएंगे, देखेंगे ये फार्मूले क्या होते हैं, आपके दिमाग में जब वे बैठ जाएंगे, फिर वर्गीकरण जो मैं बनाता हूं हर चैप्टर के अंदर, उस वर्गीकरण को दोहराइए, उस वर्गीकरण को समझिए किससे क्या मिलता है। तो जैसे ही आपके वो वर्गीकरण दिमाग में बैठेगा, बस रिएक्शन में समझा रहा हूं, एक तो बार आप प्रैक्टिस करिए, देखिए केमिस्ट्री कितनी अच्छी लगने लगेगी आपको। तो थैंक्स मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ।